बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेव के टॉपिक पर डिस्कशन शुरू की थी, उसकी इंफॉर्मेशंस पर की थी और बेसिक के टॉपिक के बाद हम लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तक बात की थी। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और पाइप में वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वन लूप, टू लूप, थ्री लूप्स के लिए डायग्राम कैसे बनता है, लेंथ और लैम्डा का रिलेशन कैसे निकलता है, यहाँ तक की बात हम लोगों ने की थी। आज के इस सेगमेंट में पहले हम लोग के वेव के दो टॉपिक हैं, एक स्टैंडिंग वेव और फिर है वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इन दो टॉपिक पर आज डिस्कशन करने के बाद फिर जितने टॉपिक्स हो गए हैं इन टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग वेव पर। वैसे स्टैंडिंग वेव पर पहले भी बात हुई है। स्टैंडिंग वेव पर पहले भी बात हुई है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात हुई है पहले कि वो वेव जो ट्रेवल नहीं करती, वो वेव जो एक ही पोजीशन पर बनती है, वो वेव जो एक ही जगह पे रहती है, उस वेव को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव की प्रोडक्शन अगर आपको करनी है, फर्स्ट करो कि मैंने कहा कि आप मुझे स्टैंडिंग वेव बना कर दो, तो स्टैंडिंग वेव की प्रोडक्शन के लिए कम से कम दो वेव की जरूरत पड़ती है। दो वेव की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो दोनों वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं, एनर्जी में कोई फर्क नहीं, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं, सारी चीजें सेम होंगी। बस सिर्फ एक फर्क और होगा, वो जो दो वेव होंगी उनकी डायरेक्शन में फर्क होगा। तो ऐसी टू आइडेंटिकल वेव जिनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क हो, वो हमेशा स्टैंडिंग वेव बनाती है। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुपर पोजिशन में भी यही था, लेकिन सुपर पोजिशन में याद रखोगे दो वेव तो थी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा डिफरेंस था और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एंगल से होता है। किससे होता है? एंगल से। तो हमने फेज एंगल फाई का फर्क लिया था, अगर याद हो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में। लेकिन अगर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा और डायरेक्शन का ताल्लुक वेलोसिटी के साइन से होता है। ठीक है। अच्छा, तो पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक जर्नल वेव की एक इक्वेशन बताई थी। वो इक्वेशन ये थी, अगर आपको याद हो, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक वेव की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बताया था। a एम्पलीट्यूड है जो वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, k वेव नंबर है जो बराबर था 2 पाई ओवर लैम्डा के। ठीक है, और x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी t टाइम। अच्छा, अब अगर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो आपके पास दो वेव होनी चाहिए। तो एक वेव हम यही ले लें, फर्स्ट करो, एक वेव है, उसकी इक्वेशन ये है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए तो दो ही वेव चाहिए जिनकी डायरेक्शन में फर्क है। तो फिर दूसरी वेव की इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे? तो इसको हमने कर दिया y1 फॉर वेव नंबर वन। फॉर वेव नंबर वन, वेव नंबर वन के लिए हमने ये कर दिया। और वेव नंबर टू के लिए अगर आप लिखोगे ना, तो वो ये लिखोगे, सब चीजें तो सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बस, और कोई तब्दीली नहीं। फॉर वेव नंबर टू, वेव नंबर टू। अब अगर इन दो वेव को आप मिला दो, ठीक है,
तो इसका मतलब इन दोनों के मिलने से स्टैंडिंग वेव बनेगी। अच्छा, वो स्टैंडिंग वेव सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स भी हो सकती है, लेकिन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स स्टैंडिंग वेव नहीं हो सकती है, यानी बहुत कम चांस है। फिर सुनोगे, ये दोनों वेव आपस में मिली क्योंकि इन दोनों में आपको सिर्फ दिख रहा है डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सेम है, तो दोनों के मिलने से स्टैंडिंग वेव बनेगी। जो सुपर पोजिशन में मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा डिफरेंस हो, मैक्सिमम 7 हर्ट्ज तक का, मैक्सिमम बोला था, मिनिमम तो नहीं बोला था ना, तो मिनिमम 0 हो गया, 0 हो गया तो दोनों सेम हो गया, सेम हो गया तो सुपरपोजिशन भी बना सकती है, ठीक है। लेकिन सुपरपोजिशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस होता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का ऑपोजिट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों मिली, फर्ज करो एक स्टैंडिंग वेव बना ली, रुकी हुई वेव बना ली। अब वो जो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें दोनों को ऐड करने के बाद, तो रिजल्ट ये आएगा, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, सॉरी। अच्छा, ये आया कैसे, तो चलो थोड़ा सा बताते हैं कैसे आया। ये ड्राइव करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, ऐड करेंगे जब, तो ये देखो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, ये दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये ऐड किया। इन दोनों के मिलने से क्या बना, स्टैंडिंग वेव, तो y1 प्लस y2 को हमने y बोला। अब इस y को बोलोगे फंक्शंस ऑफ स्टैंडिंग वेव। इस इक्वेशन में ना, जब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो y को बोला था फंक्शंस ऑफ अ वेव। अब इन दोनों के मिलने से स्टैंडिंग वेव बनी, उसको हमने y बोला, तो अब इस y को बोलोगे फंक्शंस ऑफ स्टैंडिंग वेव। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ a, साइन कॉमन नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी कॉमन आता है, याद रखो हमेशा एंगल के साथ कॉमन आएगा, और एंगल के साथ तो कॉमन तब आएगा ना जब एंगल भी सेम होगा, एंगल तो डिफरेंट है, तो साइन कॉमन नहीं आ सकता है। तो यहां से बच जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सही, सही है। अब ये जो है ना, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, साइन अल्फा माइनस बीटा, जैसे ये अल्फा है और ये बीटा है। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये है फॉर्मूला। याद अगर रखना है, फॉर्मूले को याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हो। फर्स्ट करो, मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताता हूँ, दोनों सेम है, माइनस प्लस का फर्क है। दो दफा साइन लिखो, फिर दरमियान में दो दफा कॉस लिखो, यहाँ पे दरमियान में क्या है, प्लस, तो दरमियान में प्लस लगा दो, दो उधर दो उधर, दो इधर दो इधर, माइनस हो तो दरमियान में माइनस लगा दो। पहला एंगल क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा, तो पहले के साथ अल्फा लिखो, दूसरे के साथ बीटा, पहले के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, ये बन गया फॉर्मूला। अच्छा, जब इस फॉर्मूले से खोलेंगे ना इसको, तो y इज इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस बीटा, ये देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। तुम ऐसे भी खोल सकते हो, साइन है ना तो दो दफा साइन लिखा, जो तरीका यहां सिखाया था, दो दफा साइन लिखा, फिर दरमियान में दो दफा कॉस लिखा,
दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगाया, पहला एंगल के एक्स दूसरा ओमेगा टी, पहला के एक्स दूसरा ओमेगा टी, पहला के एक्स दूसरा ओमेगा टी, माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये कैंसिल हो जाता है। अब ये बच गया साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, तो इसको आप लिखोगे ए 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो गया 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये आता है ऐसे, लेकिन चूंकि एप्टीट्यूड एग्जाम में ये थोड़ी मतलब कि वो कैसे आएगा ये तो पूछने का कोई एमसीक्यू बनने का चांस नहीं है, तो ये जानना जरूरी हमारे लिए नहीं है कि ये आया कैसे। इन दोनों के मिलने से स्टैंडिंग वेव बनेगी और ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है ना वो स्टैंडिंग वेव की है। y को बोलेंगे फंक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव, a को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, एम्पलीट्यूड याद होगा मैंने बताया था, इसको बोला था ये एम्पलीट्यूड है होता है या ये होता है, ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। ये एम्पलीट्यूड है, वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये सारे सिंबल तो वही है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हम पूछ सकते हैं, वो ये कि स्टैंडिंग वेव बना ली, तो स्टैंडिंग वेव की अपनी एक फंक्शन है। स्टैंडिंग वेव की मैक्सिमम मैक्सिमम फंक्शंस कब ऑब्टेन होंगी? स्टैंडिंग वेव है, उसकी अपनी एक फंक्शंस है, मतलब अपना एक एम्पलीट्यूड है, अपनी सारी चीजें हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला स्टैंडिंग वेव कब बना सकते हो? एम्पलीट्यूड समझ गए तो याद रखोगे, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला आपको स्टैंडिंग वेव चाहिए तो याद रखोगे कि x बराबर होना चाहिए 90 के और ओमेगा t बराबर होना चाहिए 0 के। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो सुनो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना साइन और कॉस, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, यानी साइन के सामने एंगल कुछ भी ले लो, 0 डिग्री 10 20 100 200 500 1000 2000 10,000 जो चाहो ले लो, कैलकुलेटर से निकालोगे ना साइन दिस या कॉस दिस, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। 1 या लेस देन 1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। अब ये साइन है, साइन के साथ के एक्स है, तो 1 कब मिलता है साइन के साथ? 90 पे, साइन 91 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1, और कॉस 0 होता है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए के एक्स चाहिए 90 और ओमेगा टी चाहिए 0, के एक्स 90 ओमेगा टी 0, तो ये साइन 91 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2a के, यानी फिर y बराबर हो जाएगा 2a के। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्टैंडिंग वेव का। तो एक तो ये याद रखिएगा कि स्टैंडिंग वेव की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए के एक्स 90 और ओमेगा टी 0। अब इसमें एक चीज और भी पूछ सकते हैं, वो सुनो, ये देखोगे 90 का मतलब होता है 90 का मतलब होता है पाई बाई 2। 90 डिग्री, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 90 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0, 9 1 द 9, 9 2 द 18, पाई बाई 2। ये फिर के बताया था, के बराबर के दी वेव नंबर, और के बताया था ये बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के, तो इसकी जगह लिखा 2 पाई ओवर लैम्डा के, दिस इज पाई बाई 2। ये एक्स अपनी जगह पर सही है। अभी देखोगे पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स बराबर हो गया लैम्डा इधर आया
और टू टू मल्टीप्लाई हुआ 4, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला स्टैंडिंग वेव चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। और ये लैम्डा बाई 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को, नोड से एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को, राइट। एक तो ये, फिर ओमेगा टी 0, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टी इधर आया, टी 0, 0/t 0, यानी ये भी 0। मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला स्टैंडिंग वेव चाहिए, रुकी हुई वेव चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई 4, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि ये पूछा जाए कि मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला स्टैंडिंग वेव चाहिए, मिनिमम कम से कम, तो कम से कम ये देखोगे, अगर के एक्स की जगह 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो साइन 0 हो जाता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। या ओमेगा टी हो जाए 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90, cos 90 भी 0। तब खास पॉइंट याद रखोगे, पहले लिख देता हूं फिर खास पॉइंट बताता हूं। मिनिमम के लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड के एक्स 90, सॉरी के एक्स 0, और ओमेगा टी 90। मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जरा गौर कर रहे हो, मैंने कोई खास फर्क नजर आ रहा है कंडीशन में, क्या नजर आ रहा है खास फर्क, नहीं, वो तो इधर भी 0/90 है, कोई खास फर्क, गौर से सुनोगे। ये एमसीक्यूज में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए ना, तो के एक्स 90 चाहिए और ओमेगा टी 0 चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए ना, तो के एक्स 0 चाहिए, या मतलब ओमेगा टी 90 चाहिए, दोनों में से कोई एक भी मिलेगा होगा तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये दोनों होना चाहिए। यहाँ एंड लिखा है या और लिखा है, मतलब मिनिमम के लिए दोनों में से कोई भी एक वेरीफाई हो जाए, लेकिन मैक्सिमम के लिए इन दोनों का वेरीफाई होना जरूरी है, ठीक। दोनों होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, दोनों नहीं होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, किसी एक से नहीं मिलेगा। चलो ये बात समझ में आ गई, अब सुनोगे। स्टैंडिंग वेव, रुकी हुई वेव, मैंने कहा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और उस डिवाइस को कहते हैं सोनोमीटर। स्टैंडिंग वेव अगर स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अगर हम स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी निकालें तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं सोनोमीटर। ये जो सोनो है ना, नहीं, वैसे तो ये सोनो नाम है साइंटिस्ट का, हाँ, ठीक है, और ये बहुत सारी चीजों में यूनिट भी इस्तेमाल होता है, खैर वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जिस इसने बनाया था तो उसने अपने नाम पे रखा, मीटर का मतलब होता है मेजर करने वाला, ठीक है। अब देखोगे, स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है,
n ओवर 2l रूट t ओवर म्यू। ये स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखोगे सबसे पहले n जो है ये नंबर ऑफ लूप है, मतलब अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो उसके अंदर लूप कितने हैं। l जितने भी लूप बन रहे हैं उसकी लेंथ है। t ये टेंशन है, और याद रखो ये टेंशन हमेशा वेट के बराबर होगा, यानी mg के बराबर होगा। t टेंशन है। म्यू म्यू को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी जैसे हर सब्सटेंस की डेंसिटी, ये लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन सोनोमीटर के अंदर मास स्ट्रिंग का होता है। किसका होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है स्टैंडिंग वेव जिस चीज में बनाओगे उसका। तो नॉर्मली सोनोमीटर के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, तो मास स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ जो भी उसकी लेंथ है। तो म्यू का यूनिट भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से, मास का केजी और लेंथ का मीटर। लेंथ का मीटर, मास का केजी। केजी पर मीटर ये लीनियर डेंसिटी का यूनिट है। ठीक, अब इस फॉर्मूले से याद रखिएगा कि और से लिखिएगा फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? लेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी। फ्रीक्वेंसी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा लूप्स इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा, फ्रीक्वेंसी रूट टी के डायरेक्टली। जितना ज्यादा टेंशन होगा इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, टेंशन में थोड़ा सा समझा दूं। देखो, एक धागा लो, धागे के एक एंड से एक छोटा सा स्टोन कनेक्ट कर दो, पत्थर बांध दो, बांध दिया, और धागे के दूसरे एंड को ना यूं पकड़ के हैंग कर लो। जब हैंग करोगे तो आपकी इस फिंगर पे कुछ भारी भारी सा महसूस होगा। होगा, वो टेंशन है। फिनोमिना ये होता है कि जब आपने हैंग किया तो वेट बॉडी को नीचे लेके जाना चाहता है, लेकिन ये नीचे लेके जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये जो धागा है ना, ये स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ एक फोर्स क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन हमेशा स्ट्रेच्ड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। इंसान को भी टेंशन होता है, ये भी वही चीज है। देखो, जब अच्छी न्यूज मिलती है तो हमें टेंशन नहीं होती। टेंशन हमेशा कब होती है? जब बुरी न्यूज मिलती है, मतलब फोर्स लगती है अगेंस्ट ओवर ब्रेन या विश के बोलो, हमारी ख्वाहिश के अगेंस्ट फोर्स लग रही है। बुरी न्यूज है, यही मतलब है ना, हम वो न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। अब जब कोई ऐसी न्यूज जो हमें पसंद नहीं हो तो होता क्या है ऐसी सिचुएशन में? हमारे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी फीलिंग आती है इसी ब्लड के थ्रू आती है। समझो, ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल खत्म तो फिर हमारी फीलिंग भी नॉर्मल नहीं रहेगी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो वेन्स है उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है उस वक्त जब हमें हमारी पसंद का न्यूज ना मिले। अब जब वो ब्लड सर्कुलेट करता है वेन्स में तेजी से, तो वेन्स जो है ना वो स्ट्रेच होता है, खिंचता है, क्योंकि उसके अंदर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है।
अब जो खिंचता है ना, तो स्ट्रेच होने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है उसी को तो बोलते हैं टेंशन। वो स्ट्रेच हो रहा है तो एक फोर्स क्रिएट हो रही है, वो हमें फील दे रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोलते हैं मुझे टेंशन है। बातों का टेंशन की वजह से इंसान की रगें फट जाती है, सुना होगा, दिमाग की रगें फट गई। क्यों? यही है ना, स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होते होते एक वक्त ऐसा आता है टूट सकती है। टूटने का मतलब रगे का फट जाना। तो टेंशन यही है सब। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी चीज, फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी के भी क्या है, इनवर्स है। एक ही चीज है, लेकिन डिप्रेशन में जो है उसका ताल्लुक एंजाइटी से है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ चीजों को दिमाग में बिठाना, सोचना। ठीक है। अब जब कुछ सोचते हैं तो फिर उसकी नेगेटिव चीजों को सवार करना, ये एंजाइटी है। ठीक है। मतलब अगर हम सिंपल ये, हम मुसलमानों को तो एंजाइटी कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में एक चीज ऐड कर लें, जो हमारी अकीदा है कि हर काम जिंदगी में अल्लाह की मसलियत से होती है और जो काम होता है वो हमारे लिए बेहतर है, हमें एंजाइटी कभी होगी नहीं। फर्ज करो अल्लाह ना करे मुझे कोई नुकसान पहुंच गया, तो मेरा रब, मैंने तो जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया ना अपने आप को, मेरे रब की इसमें कोई मसलियत होगी, यही मेरे लिए बेहतर है। तो जब मैं ये सोच लूं कि यार ये जो अगर मुझे नुकसान पहुंचा ये मेरे लिए बेहतर है क्योंकि मेरे रब का फैसला यही है, तो एंजाइटी क्यों होगी? अगर अल्लाह ना करे कोई आया मुझे गन दिखाया कुछ छीन के लेके चला गया, ऐसे ही होता है ना, अब हम टेंशन में, ये छीन के चला गया, ठीक है, नो डाउट नुकसान हो गया, लेकिन हमने तो जानबूझ के नहीं दिया ना उसको, हमने जानबूझ के तो नहीं बुलाया, हमने तो अपनी चीजों को महफूज रखा था, लेकिन फिर भी वो लेकर चला गया, तो ये मेरे रब की रजा थी, यही मेरे हक में बेहतर था। अब कैसे बेहतर था ये तो मेरा रब जानता है। तो अगर हम इन चीजों को अपने जहन पे जगह दें तो एंजाइटी कभी होगी नहीं। अब आप लोग एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, आप लोग का काम क्या है? मेहनत करना, जितनी मेहनत कर सकते हो इतनी मेहनत करना और जाके पेपर में बैठना। अल्लाह ना करे नहीं हुआ, जैसे अभी तुम लोगों ने पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो ये रब की रजा थी उसमें, होगी कोई मसलिहत जो आप नहीं समझ पाए। अगर आप रब की मसलियत समझ लोगे तो आपको कभी एंजाइटी होगी नहीं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा कि ठीक है, उसके बाद दोबारा आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मायूसी तो हमारे यहाँ वैसे ही मना किया गया है। ठीक है। तो डिप्रेशन का ताल्लुक एंजाइटी से है। तो अगर हम लोग अपने मजहब की तालीमात को फॉलो करें तो एंजाइटी मुसलमानों को तो कभी हो ही नहीं। ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान बनते हैं, काम के बनते नहीं है। यानी देखो ना, जिंदगी में हर मामला, अच्छा इधर आओ, इसको देखो ऐसे पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लूप। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर डेंसिटी। इन तीन पॉइंट्स को हम लोग थ्री लॉज ऑफ थ्री लॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल किसी भी टाइप के एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें टेंशन को मैंने 4 टाइम कर दिया, बताओ फ्रीक्वेंसी। टेंशन को 4 टाइम कर दिया तो 4 का रूट 2, तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम बढ़ गई। ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज याद रखोगे, ये जो है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा, यानी सिर्फ रूट टी ओवर म्यू, ये वेव की वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है। ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रूट टी ओवर म्यू। तो वेलोसिटी मालूम करने की 3 फॉर्मूले की शक्ल याद रखिएगा। एक तो यही है जो मैंने लिखा, दूसरा ये देखिएगा, ये
ये आपको समझ में आ जाएगा, mg/μ, ये दूसरा। टी टेंशन वेट के बराबर mg, m को मैंने कैपिटल M लिखा है। अच्छा, क्यों लिखा वो अभी बताते हैं। म्यू m/l, तो ये हो जाएगा, ये देखोगे mg/, इसकी जगह m/l लिखा तो ये l कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया mg/l/m। अब इस फॉर्मूले में ना 2 m आ रहा था, तो मैंने एक को बड़ा कर दिया, एक को छोटा कर दिया। अब इस पॉइंट को समझ लो। जब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है ना सोनोमीटर में, तो एक तो होता है स्ट्रिंग, उसका मास लीनियर डेंसिटी, और एक होता है वो लोड, वो वेट जिससे स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, उसका मास बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो लोड है ना जिसकी वजह से स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके मास को मैंने कैपिटल M लिखा। और स्ट्रिंग का जो मास होता है वो लोड के मुकाबले में बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको मैंने स्मॉल m लिखा, ताकि एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यूज आ जाए तो आपको मास पहचानने में आसानी हो। बड़ा आसान सा रूल है, 2 मास अगर है तो जो छोटा वाला है वो स्मॉल m, जो ज्यादा वाला है वो कैपिटल M। कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखोगे, स्ट्रिंग का मास स्मॉल m और लोड का मास जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट किया गया वो कैपिटल M। लेकिन अगर वहां पर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो बड़ा सिंपल सा रूल है, 2 मास में से जो मास कम है वो स्मॉल है, जो मास ज्यादा है वो कैपिटल है, राइट। तो ये वो सारी बातें थी जो स्टैंडिंग वेव में करनी थी। ठीक, कोई सवाल इसके अंदर है तो पहले कर लो, फिर हम लोग एक और सेगमेंट अभी डिस्कस करेंगे, वो है वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, और फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। है कोई सवाल? नहीं।